नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 8 मध्य युग का दिल्ली दर्शन की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, भगवती बहन उत्तर भारत के प्रवास में गई थी। उनको इतिहास का शौक था, अतः उन्होंने अपनी डायरी में दिल्ली के शासकों के विषय में लिखा था। इस प्रवास डायरी का पठन कक्षा में हुआ, जो इस प्रकार है। तो बच्चों, क्या है, भगवती बहन जो है वो उत्तर भारत के प्रवास पर गई थी। उन्हें किसका शौक था? तो इतिहास का शौक था। उन्होंने अपनी डायरी में जो है वो दिल्ली के शासकों के बारे में लिखा था, और जिसका पठन जो है वो कक्षा में हुआ, जो इस प्रकार है। तो पहला क्या है? गुलाम वंश। 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। गौरी के निधन के बाद उसका विश्वास पात्र गुलाम में से सरदार बना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासन संभाला। इसके साथ ही दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, तो गौरी के निधन के बाद उसका जो विश्वास पात्र गुलाम था, वो उसने क्या किया? उसने दिल्ली की गद्दी पर शासन संभाला, और वो कौन से वंश का था? तो गुलाम वंश का था। इसके लिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की। भारत में सत्ता जमाने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी शासन को स्वायत्त प्रदान किया। उसने एक मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उसके बाद सत्ता पर आने वाले उसके दामाद इल्तुतमिश ने यह कार्य पूर्ण करवाया। तो बच्चों, यह मीनार कौन सा है? तो यह मीनार जो है वो कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है, जिसका जो है मतलब निर्माण कार्य किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसको पूर्ण किसने कराया था? तो उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। यह मीनार यानी कि चित्र 8.1 में दिखाई देने वाला मशहूर कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में हिंदू मुस्लिम निर्माण शैली का समन्वय दिखाई देता है। सल्तनत काल में यही राजधानी का स्थल था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आने वाला इल्तुतमिश भी शुरुआत में गुलाम था। भारत के कई प्रदेशों को जीतकर दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ देने के कारण उसको गुलाम वंश का सच्चा शासक माना जाता है। उसके निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसकी बेटी रजिया 1236 में आई। रजिया दिल्ली की गद्दी पर आने वाली प्रथम महिला शासक थी। रजिया शासक के रूप में काबिल थी। पुरुष का पोशाक पहनकर वह राज दरबार में बैठती थी। उस समय के इतिहासकार मिन्हास सिराज रजिया अपने भाइयों की अपेक्षा शासन करने में ज़्यादा सक्षम और काबिल थी। फिर भी एक स्त्री होने के कारण उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। मतलब कि उस समय रिवाज था कि जो शासक बने वो स्त्री नहीं होनी चाहिए। कौन बनना चाहिए? तो पुरुष बनना चाहिए। अमीर उमराव को रजिया बेगम की सत्ता चुभती थी। अमीरों की खटपट के कारण रजिया के शासन का अंत आया। उसके निधन के बाद 6 साल तक राज्य में अंधाधुंधी चली। आखिरकार अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन को दिल्ली के गद्दी पर बिठाया। उसने 21 साल तक शासन किया। उसके निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर गियासुद्दीन बलबन आया। दिल्ली के शासन में चल रही अशांति और अव्यवस्था का अंत करके उसने मजबूत शासन की नींव डाली। बलबन नसीरुद्दीन के मंत्री के रूप में 20 साल तक रहा। उसके बाद 22 साल तक सुल्तान के रूप में कार्यभार चलाया। उसके बाद के शासकों को कमज़ोर पड़ते ही दिल्ली पर खलजी वंश की स्थापना हुई। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर लिखवाया था कि इल्तुतमिश उसकी बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में एक काकतीय वंश का शासन था। इस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 का व्यवहार रजिया से बिल्कुल ही विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया था। ऐसा ही कश्मीर की एक समय की रानी दीदा के लिए भी है। उसे कश्मीर की जनता दीदी के नाम से संबोधन करती है। मतलब के बच्चों, रजिया सुल्तान तो उस समय शासक तो थी, लेकिन साथ साथ कई ऐसी स्त्रियां जैसे कि रुद्रमा देवी हुई, दीदा हुई, ये सब भी शासन संभालती थी। उसके बाद जो है खलजी वंश।
बलबन के निधन के बाद सिर्फ 4 साल में दिल्ली की गद्दी पर खलजी वंश के शासन का दौर शुरू हुआ। अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर रहने वाली तुर्क जाति को खलजी कहा जाता है। जलालुद्दीन ने खलजी ने गुलाम वंश को उखाड़ फेंका और खलजी वंश की स्थापना की। ईस्वी सन 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली को सत्ता जलालुद्दीन से छीन ली। वह खुद सुल्तान बना। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। उसने राज्य के कामकाज में उलेमाओं और उमराओं की सत्ता कम कर दी। प्रख्यात कवि अमीर खुसरो उसके दरबार में थे। खुसरो की कई रचनाएं प्रख्यात हैं। अलाउद्दीन खलजी ने भाव नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाए थे। उसके निधन के बाद राज्य में अराजकता फैली और खलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश अलाउद्दीन खलजी के निधन के 4 ही साल में तुगलक वंश का शासन आया। गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी स्थापना की। उसके समय में डाक चोरी डाक पद्धति दाखिल हुई। अश्वारोही ले जाते थे। डाकिया उस समय हलकारा कहलाता था। हलकारा के बारे में ज़्यादा जानकारी सौराष्ट्र की रसधार में जानिए। गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक नामक सुल्तान गद्दी पर आया। तब उसने कई योजनाएं अमल में रखी। उसकी तीव्र आलोचना हुई। इन योजनाओं में दिल्ली और दौलताबाद के बीच राजधानी का स्थानांतरण, ताम्र सिक्कों का मुद्रा में स्थान आदि मुख्य है। मोहम्मद तुगलक के समय में तांजीर का हबशी मुसाफिर इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान के संचालन की समालोचना करते हुए लिखा, मोहम्मद शाह के राज्य में प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली सल्तनत काल में दक्षिण के शासन स्थापित करने के प्रयास हुए। अलाउद्दीन खलजी के समय में प्रथम आक्रमण हुआ। वह देवगिरी में से अधिकतर दौलत दिल्ली ले गया। उसके बाद मालिक काफर ने वारंगल राज्यों का नाश किया। मोहम्मद तुगलक के समय में भी दक्षिण की परिस्थिति अधिक बिगड़ी थी। इसी समय में दक्षिण में विजयनगर का हिंदू महाराज और बहमनी सुल्तान का शासन स्थापित हुआ। वारंगल ने राजा की हार होते ही जादव कुल के 2 भाई हरिहर और बुक्का को विद्यारण स्वामी ने विजयनगर का राज्य स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया और ईस्वी सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। 8 ही साल के अल्प समय में यह राज्य तुंगभद्रा से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत हुआ। हरिहर के निधन के बाद बुक्का और बाद में के सभी वारसदार निर्बल साबित होते ही कुछ ही समय के बाद शासन में बदलाव आया। उस नए वर्ष को कृष्णदेवराय नामक प्रभावशाली शासक हुआ। कृष्णदेवराय की सत्ता दक्षिण भारत में अच्छी तरह फैली थी। फिरंगियों के साथ कृष्णदेवराय के अच्छे संबंध थे। वह साहित्य और कला का भी प्रेमी था। योंके नामक इंजीनियर की मदद से उसने दक्षिण भारत के नहरों का निर्माण कराया था। विजयनगर की मुलाकात पर आए हुए विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की भव्यता की प्रशंसा की थी। इस राज्य में भव्य मंदिर और किले थे। तालीकोटा के युद्ध में इस वैभवशाली नगर का विनाश हुआ। अब है बहमनी राज्य। तो दक्कन में कई अमीरों ने बगावत की थी। हसन नामक काबिल अमीर के दक्कन का सुल्तान होते ही बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। हसन ने सुल्तान होते ही अपनी शाही वंश का नाम बहमनी वंश रखा। बहमनी राज्य में मोहम्मद गावा नामक एक बहादुर वजीर हुआ। उसने कई प्रदेश जीते और बहमनी राज्य का विस्तार किया। उसने बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालन किया। उसके बाद बहमनी राज्य पर सत्ता निर्बल होने लगी। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच बारंबार युद्ध होते थे। बहमनी राज्य का पतन होते ही उसके प्रांत स्वतंत्र हो गए। उसमें से बीजापुर, अहमदनगर, गोवलकोंडा, बराड़ और बीडर ऐसे 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। दिल्ली सल्तनत का अंत। तो मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, लेकिन इसी समय में से ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता निर्बल होने लगी। तुगलक वंश के शासन दौरान तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा।
ऐसी अराजकता के बीच खिलजी खान नामक लाहौर के हाकिम ने दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना की। इस वंश के सुल्तानों की सत्ता दिल्ली के आसपास के विस्तारों तक ही सीमित थी। बहलोल नामक एक अफगान सरदार ने ईस्वी सन 1451 में दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर आया। सिकंदर में श्रेष्ठ शासक के सभी गुण थे, लेकिन धर्म की दृष्टि से वह असहिष्णुता था। उसके निधन के बाद गद्दी के लिए लड़ाइयाँ हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी ने बड़े भाई को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर संभाली। उसके अहंकारी व्यवहार से अमीर नाराज हुए। संपूर्ण राज्य में उसका विरोध हुआ और इस समय काबुल के बादशाह बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और ईस्वी सन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके विदेश से आए हुए बाबर के मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यह शासन लगभग 200 साल तक अविरत चला। और बच्चों, यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है और आपको जो है ये स्वाध्याय वो घर काम में लिखना है।